पुलिस का क्या कर्तव्य होता है? क्या वो मुझसे गाली गलौज करके बात करे, जबरन मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ले? क्या इस तरह का अधिकार पुलिस को दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। नमस्कार, मैं नीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य खरी बात। स्पष्ट मंतव्य खरी बात में आज हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं अजीज अहमद जी, जो कि बहुत ही अच्छे कानूनी सलाहकार हैं और हम आज उनसे एक नए मुद्दे पर, एक नए कानून पर बात करेंगे। और एक छोटा सा मेरा प्रश्न है जो हम उनसे करेंगे और उसके बाद आगे की बात को बढ़ाएंगे। तो स्वागत करते हैं आपका अजीज साहब। सर, एक सवाल है कि आज जो पुलिस है किसी भी व्यक्ति के साथ, कमजोर आम आदमी के साथ यदि मारपीट करती है, रक्षक ही भक्षक हो जाते हैं, तो वो आम आदमी अपनी सुरक्षा किस प्रकार से करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल में फिर से एक बार मौका दिया। सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि कोई भी अधिकारी चाहे वो पुलिस हो, वकील हो, जज हो या कोई भी, वो जो भी काम करेंगे वो लॉ के अधीन उनको ड्यूटीज दी जाती है। वो लॉ के अधीन ही काम करेंगे, वो लॉ से बाहर कोई काम नहीं कर सकते हैं। तो जहां तक आपने सवाल किया कि पुलिस आपके पास फोर्स या एक्स्ट्रा फोर्स कब इस्तेमाल करती है, वो सिर्फ एक ही कारण में यूज कर सकती है जहां पे पब्लिक न्यूजेंस कुछ होता है। मान लीजिए कि कहीं पे कुछ लोग लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे, गोलियां चलाने लगे, तो पुलिस सिर्फ ऐसे स्थिति में अपने फोर्स का इस्तेमाल कर सकती है। लेकिन मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी से कहीं जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोका, आप हेलमेट नहीं पहने हैं या सीट बेल्ट नहीं लगाए हैं, तो पुलिस सिर्फ और सिर्फ आपसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करके सिर्फ चालान की पेशकश कर सकती है। उसके बाद वो कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स का इस्तेमाल लॉ वाइज नहीं करती है। अगर वो लॉ वाइज इस्तेमाल करती है, अगर वो इलीगल तरीके से एक्स्ट्रा फोर्स इस्तेमाल करती है, तो आपके पास लीगल राइट्स और लीगल रेमेडीज है। किस तरह के लीगल राइट्स? जैसे मैं ये समझा दूं, जहां पर क्या है कि कोई पब्लिक न्यूजेंस हो रहा है, दो लोग गोली चला रहे हैं, तो वहां पर पुलिस 151 के तहत, या मान लीजिए कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, वहां पे जो प्रोटेस्ट है भगदड़ मच जाती है, हल्ला गुल्ला हो जाता है, तो वहां पर पुलिस आपको 151 के तहत आपको अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अरेस्ट करने के बाद भी कब तक अरेस्ट करेगी वो? आपको सिर्फ वो 24 घंटे तक ही अरेस्ट कर सकती है। उसके बाद उसे मजिस्ट्रेट के पास पेश करना पड़ता है। जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, आपने आम आदमी पार्टी के समय में देखा होगा, जब ये आंदोलन चल रहा था तो केजरीवाल साहब कहते थे कि मैं तो प्रोटेस्ट करूंगा, आप मुझे अरेस्ट कीजिए। तो होता क्या था उस टाइम? 40,000 लोग, 20,000 लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते थे। अब पुलिस के पास भी ये दिक्कत है कि इतने लोग को अरेस्ट करके ले कहां जाएंगे? इतने तो सही बात। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कहीं भगदड़ होता है या ज्यादा की संख्या में लोग हैं, तो वहां पुलिस फोर्स कर रही है, चलिए मान सकता हूं एक सेकंड के लिए कि हाँ भाई, पुलिस को जो है वो शारीरिक बल का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन वैसे जगहों पे मान लिया जाए कि मैं जा रहा हूं सड़क पर और हमने भूलवश गाड़ी का सीट बेल्ट नहीं लगाया है, और उसके एवज में अगर किसी भी चेक नाके पे अगर मुझे रोका जाता है, ठीक है, तो पुलिस का क्या कर्तव्य होता है? क्या वो मुझसे गाली गलौज करके बात करे, जबरन मेरी गाड़ी की चाबी निकाल ले? क्या इस तरह के अधिकार पुलिस को दिया गया है? नहीं, बिल्कुल नहीं। पुलिस आपसे सिर्फ सीट बेल्ट ना पहनने के चालान या आपने हेलमेट नहीं पहना है उसका चालान, अगर उसके बाद वो, क्योंकि उसे भी, वो तो एक्चुअली लॉ के रक्षक है, लॉ को इम्प्लीमेंट करना है, तो वो तो उन्हें तो और लॉ को फॉलो करना है। लेकिन अगर वो आपसे गाली गलौज करते हैं तो आपके पास लीगल राइट्स है कि आप पुलिस के खिलाफ भी FIR करवा सकते हैं। किस तरह के लीगल राइट्स है वो मेरे दर्शकों को बताइए, क्योंकि ये सारी जो घटनाएं मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये आए दिन होते रहती है, तो लोगों को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि अगर पुलिस उसके साथ अभद्र व्यवहार करता है तो वो किस तरह का लीगल एक्शन ले सकते हैं। हाँ, तो पुलिस के खिलाफ इस केस में क्या करना है? मान लीजिए कि पुलिस ने आपके साथ आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की कोशिश की, या आपको थप्पड़ लगा दिया, या कोई भी ऐसी चीज करती है जो लॉ के अधीन नहीं है, तो आप उसी संबंधित थाने में जाकर के पुलिस के खिलाफ भी FIR कर सकते हैं। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है, जो पुलिस आपके साथ गाली व्यवहार कर रहा है उसी के थाने में आप FIR करवाने जा रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वो आपका FIR ना लिखे। तो उस केस में क्या करेंगे, आप 166 के थ्रू, परिवार के थ्रू, आप मजिस्ट्रेट के थ्रू आप वहां पर FIR करवा सकते हैं। उसके पहले आप SP से भी बात कर सकते हैं कि ये हमारा FIR भी लिखा जा रहा है। इनकेस अगर वहां से भी आपको सपोर्ट नहीं मिलता है तो आप परिवार के थ्रू 166 के थ्रू आप
आप उस पर FIR करवा सकते हैं। और FIR करवाने के बाद जितने भी सेक्शंस आते हैं, जैसे मान लीजिए 322 है, 340 है, या और भी चीज़ें हैं, उन चीज़ों को उस FIR में उस दफ़ा को आप जोड़ सकते हैं कि इन्होंने मेरे साथ इस तरह की ग्रीवियस हर्ट करने की कोशिश की, या फॉर एग्जांपल अटेम्प्ट टू मर्डर की भी 307 की भी कोशिश की। तो जो भी आपको लगता है कि कानूनी तौर तरीके पे जो भी एप्लीकेबिलिटी होती है उसको यूज़ कर सकते हैं, और बाद में जब IO में पॉइंट होगा तो आप की वो इंक्वायरी करेगा कि एक्चुअली में क्या चीज़ हुई थी। दिक्कत यहाँ ये होता है जी साहब कि हम एक आम आदमी हैं और हमने किसी भी पुलिस पदाधिकारी का या जो चेकनाके पर मौजूद हैं, जो ड्यूटी पर हैं, अगर उनके खिलाफ हम मजिस्ट्रेट के पास भी जाते हैं तो भी अनुसंधान की प्रक्रिया तो पुलिस कर्मी के पास ही है। नहीं, यहाँ पर आपको दो चीज़ें समझनी पड़ेगी। जब हम पुलिस कहते हैं और जब हम जुडिशरी कहते हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है? दोनों में फ़र्क क्या है? पुलिस का सिर्फ और सिर्फ काम होता है इन्वेस्टिगेट करना या रूल एंड लॉ को इम्प्लीमेंट करना, लेकिन जो प्रोसिक्यूशन का चीज़ है वो जुडिशरी करती है। आपको बेल मिलेगी नहीं मिलेगी, सजा मिलेगी नहीं मिलेगी। तो बेल भी अगर मान लीजिए बेल की भी प्रक्रिया हो रही है तो उसी अनुसंधान के आधार पर हो रही है जो कोई एक पुलिसकर्मी कर रहा है। आप ये कह रहे हैं कि उसमें जो इंक्वायरीज होती हैं, जो IO अपॉइंट होंगे पुलिस के, हालांकि वो जुडिशरी के थ्रू आपका FIR भी हो गया, कार्रवाई भी प्रोसीड होने लगी, लेकिन जो IO अपॉइंट हुआ वो उसी पुलिस महकमे के लोग हुए। उस केस में आप क्या करेंगे? जब आपका FIR होगा तो इस कंप्लेंट को आप पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में जाके रजिस्टर करवाएंगे। आप एंटी करप्शन ब्यूरो में, क्योंकि एंटी करप्शन जो निगरानी विभाग वगैरह है वहाँ कराएंगे, आपका जो विजिलेंस डिपार्टमेंट है वहाँ करवा सकते हैं। हालांकि अगेन वो भी सरकार के पुलिस के लोग ही होते हैं, बट वो अलग अलग डिपार्टमेंट, विजिलेंस का काम होता ही है कि जो भी गलत चीज़ें हो रही हैं उनको रोकना है। जो एंटी करप्शन, जैसे मैं आपको एक केस दूँ, मान लीजिए कि आपकी कोई ज़मीन थी, उस पर आपका कब्जा था, किसी आदमी ने पुलिस से मिल करके, पुलिस उल्टे पार्टी को हेल्प करने लगता है, जिसकी जमीन नहीं था उसे हेल्प करने लगता है, उस केस में क्या करेंगे? या मान लीजिए आपसे रिश्वत मांगने की कोशिश करती है, क्या करेंगे? आप एंटी करप्शन ब्यूरो में एक कंप्लेंट रजिस्टर कराएंगे और उसके जो अधिकारी होंगे, आप अगर घूस भी उन्हें दे, अगर आपसे वो घूस भी मांग रहे हैं तो आपके वो पैसे में कुछ ऐसा चीज़ लगा देते हैं जिससे वो एविडेंस के रूप में यूज़ करें। वो मजिस्ट्रेट को लेकर के आएंगे और उन्हें दबोच लेंगे वहाँ पर। ऐसी चीज़ें आप देखते हैं कि कई बार, अभी जैसे रिसेंटली केस है गिरिडीह या कहीं का, कि एक ASI 6,000 रुपये को लेते हुए पकड़ा गया, या बुंडू में कोई सब इंस्पेक्टर पकड़ा गया। तो ये चीज़ें आती रहती, बट आपके पास लीगल रेमेडीज हमेशा थी और हमेशा ही रहेगी डेमोक्रेसी के हिसाब से और जो आपका IPC CRPC के हिसाब से। मतलब कि यही हुआ कि अगर कोई पुलिस हम पर अत्याचार कर रही है, गलत तरीके से हमारे साथ कोई व्यवहार कर रही है, तो उसके लिए हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम सीधा मजिस्ट्रेट के पास चले जाएं। नहीं, मजिस्ट्रेट नहीं, आप तो पहले क्या करें, आजकल तो बड़ा ऑनलाइन है, आप क्या करें, आपके झारखंड की साइट की अगर बात करें, आपके पास ऑनलाइन कंप्लेंट का ऑप्शन है, आप ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं, ट्विटर वगैरह पे कर सकते हैं। एक अच्छी बात क्या इसमें होनी चाहिए, जब आपको पुलिस मार रही थी तो जितने भी दर्शक है वो ये समझ लें कि आपके किसी पड़ोसी को कोई मार रहा है पुलिस, तो आप उसकी एविडेंस, क्योंकि अल्टीमेटली कोर्ट में जो लॉ ऑफ एविडेंस होता है वही कारगर होता है, तो कोशिश हम आप ये करें कि आपके साथ अगर बदतमीजी हो रही है तो हम उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, ताकि वो एज ए लॉ ऑफ एविडेंस काम हो जाए। किसी और के साथ कोई गलत काम कर रहा है तो आप उसका, तो कोशिश करें, जो भी दर्शक हैं वो कोशिश करें जहाँ भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसके एविडेंस को तैयार करते जाएं, और वो अल्टीमेटली एविडेंस आपके जब कोर्ट में पेश होंगे, जब आपका वकील वहाँ पे बहस करेगा, तो ऑब्वियस सी चीज़ है। और चूंकि ये FIR है, आप एक्यूज हैं, तो केस भी आपकी सरकार लड़ेगी। जहाँ पे आप विक्टिम होते हैं, जैसे आपका केस भी होगा नीरज वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड, तो चूंकि आप विक्टिम हैं तो आपका केस तो सरकार लड़ेगी, तो वो उस एविडेंस को वहाँ पर, इनफैक्ट आपका खर्चा भी नहीं होगा। खर्च तब होता है जब जहाँ पे सिविल मैटर्स होते हैं, बट जहाँ पर क्रिमिनल केसेस होते हैं वहाँ पर जो आपका खर्चा है वो सरकार बेयर करती है। तो उस केस में आपके सरकारी वकील आपके जो आप उसे एविडेंस देंगे उसे कोर्ट में प्रोड्यूस कराया जाएगा। ठीक है, आपने बताया अजीत साहब कि जो भी लोग हैं भीड़ में वो वीडियो बना ले जो कि एविडेंस के रूप में बाद में काम आ सकता है, तो ये वीडियो बनाने के बाद और उस वीडियो को एविडेंस के रूप में प्रस्तुत करना, तो उस वीडियो की माने किस हद तक की मान्यता है? देखिए, इसमें होता है क्या, जब हम जो कोर्ट जो भी काम करती है वो एविडेंस पे काम करती है। जैसे हमने कई बार देखा कि लोगों के मीडिया ट्रायल्स हो जाते हैं, बट जो मीडिया ट्रायल्स होते हैं वो लॉ ऑफ एविडेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है, उस चीज़ को कोर्ट में एज ए एविडेंस नहीं मानते हैं। लेकिन आप कोई भी, आपको लगता है कि आपके खिलाफ कोई साजिश हुई है, कुछ भी हुई है, आपने कई बार देखा होगा
लोग ये वीडियो बनाते हैं छुप करके कि ये गलत काम कर रहा है, तो उस वीडियो में क्या है कि वीडियो हो सकता है कि उसमें छेड़छाड़ भी की गई हो। तो जो भी आप एविडेंस वीडियो कहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं, उस वीडियो को जो भी उनकी फॉरेंसिक लैब्स होंगी या जो भी लैब्स होंगी, शायद नामकुम में यहाँ पर लैब भी है सरकारी लैब, तो उसमें वो पहले ये एविडेंस मतलब वो खुद पहले इसको जांचेंगे कि जो वीडियो है वो मॉर्चर्ड नहीं है, तोड़फोड़ नहीं, इसमें कुछ चीजें डाली नहीं गई है, छेड़छाड़ बिल्कुल। तो जो वीडियो उनके पैरामीटर पे सही आती है कि ये सही एविडेंस प्रूव किया गया है, तो वो एज ए एविडेंस आपका काम आ जाएगा। बट इन जनरल जो हम देखते हैं मीडिया ट्रायल जो होते हैं, हालांकि मीडिया वाले भी चेक करके ही पेश करते होंगे, बट इन जनरल वो जो मीडिया ट्रायल के जो मीडिया में आप चीजें करते हैं वो लॉ ऑफ एविडेंस में एप्लीकेबल नहीं होता है। लेकिन जो वीडियो प्रोड्यूस करेंगे उसको चेक करने के बाद जो ऑफिशियल्स होंगे उसको एज ए एविडेंस वहां पर मानते हैं। मतलब अगर किसी भी तरह का वीडियो अगर हम प्रोड्यूस करते हैं मजिस्ट्रेट के सामने, तो पहले वो क्या है उसकी सत्यता की जांच करेंगे, मतलब किस हद तक वो सही है। आपने कई बार देखा होगा कि हम जब कई बार किसी पुलिस के खिलाफ वीडियो डाल देते हैं या किसी फेसबुक पे डाल देते हैं, तो फॉर द टाइम बीइंग क्या करती है सरकार कि लगता है कि सस्पेक्टेड सस्पेंड कर देती है या पुलिस लाइन भेज देती है। बाद में तब तक वो दोषी नहीं है, जब बाद में जांच होती है और लगता है कि वीडियो सही पाई गई है, तभी उस पर कार्रवाई होती है। तो वीडियो का सही होना या एविडेंस का सही होना, उसको मापना जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होंगे पुलिस के या लैब के, वो उसको मापेंगे कि ये सही है, तभी वो एज ए एविडेंस पर काउंट होता है। तो हमारे दर्शकों को थोड़ा सा और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, जैसे हमारे खास के बिहार झारखंड में बड़ा ये ट्रेंड होता है कि डीएम साहब बड़े हो गए और क्लर्क साहब। सबसे पहली बात हमें ये समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी में डीएम या क्लर्क उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है, दोनों जॉब इक्वल होता है। तो ऐसा नहीं है कि डीएम भी क्या है, एक पब्लिक सर्वेंट है, पुलिस भी एक पब्लिक नौकरशाह है। आप उनसे पूछ सकते हैं ये काम क्यों नहीं हुआ या हमारे मोहल्ले में क्राइम क्यों होता है। ऐसे कि एक आदमी किसी कंपनी में काम करता है, उससे सिर्फ कंपनी के लोग ही पूछ सकते हैं कि ये काम क्यों नहीं हुआ, लेकिन एक जो पब्लिक सर्वेंट है, जो जज है, पुलिस है, जो सरकारी वकील है, उनसे कोई भी इंसान पूछ सकता है, क्योंकि ये नौकरशाह ये पब्लिक के लिए अपॉइंट किए गए हैं। तो अगर वो काम ना करते हों तो आप उन्हें बोले कि ये काम क्यों नहीं हो रहा, आपकी राइट्स है, लीगल राइट्स। क्योंकि हमारे पास जागरूकता होती नहीं है, तो दरोगा साहब आते हैं, हमें लगता है कि हम डर जाएं। डरने की कोई बात नहीं, वो अपॉइंट इसलिए हुए कि आपको डर ना लगे। तो शायद थोड़ा हमें जागरूक होना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी में जो कोई भी काम करते हैं सभी सिटीजन इक्वल तरीके से ट्रीट होने चाहिए और सारे लोग इक्वल हैं, कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत साहब, आपने बहुत अच्छे अच्छे संदेश दिया। तो आपने देखा अजीत साहब ने किस तरह से कानून के मद्देनजर किसी भी पुलिस पदाधिकारी के द्वारा अगर हमारे साथ मारपीट होता है, गाली गलौज होता है, या आम सड़क पर लोग जैसे कि मोटरसाइकिल से चाबी छीन लेते हैं, निकाल लेते हैं, तो उन सभी प्रक्रियाओं को देखते हुए आप अपनी सुरक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं। ऐसे ही मजेदार खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। नीरज सिन्हा, RSPN न्यूज, स्पष्ट मंतव्य, खरी बात। मैं रंजीत कुमार गुप्ता, माँ सावित्री हैंडीक्राफ्ट। हमारे यहाँ मार्बल की कई प्रकार की मूर्तियाँ मिलती है, जैसे कि दुर्गा, काली, सरस्वती, हनुमान, लक्ष्मी, गणेश, खलर, काला पत्थर की मूर्तियाँ मिलती है। आप शनि महाराज की मूर्ति हमारे यहाँ मिलती है। मंदिर बनाई जाती है, नेम प्लेट का खुदाई होता हमारे यहाँ। थैंक यू।